हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्रिंस सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अनिरुद्ध सिंह कविया। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है एनिमी प्रॉपर्टी, शत्रु संपत्ति। रिसेंटली न्यूज़ में था क्योंकि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने यह निर्णय लिया था कि देश में उपस्थित जितनी भी शत्रु संपत्ति है भारत सरकार उनको बेच के उनको मोनेटाइज करके पैसा लेगी। ठीक है, तो क्या बैकग्राउंड है, शत्रु संपत्ति होती क्या है, न्यूज़ में किस पर्पज से आई थी, पूरा 1947 से लेकर 2023 तक का क्या इसका बैकग्राउंड रहा है, वो हम सब जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना, प्रिंस कॉलेज सीकर की तरफ से 16 अप्रैल को एक ऑनलाइन टेस्ट आयोजित किया जा रहा है जिसे स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट कहा जा सकता है। इस टेस्ट का उद्देश्य उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह है जो नॉर्मल बीए या बीएससी करने के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सच एज आईएएस और आरएस की तैयारी भी करना चाहते हैं। नॉर्मली हम लोग ग्रेजुएशन के बाद इनकी तैयारी शुरू करते हैं, तब तक हमारी ग्रेजुएशन के 3 साल करीब करीब वेस्ट ही चले जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। लेकिन अब इस प्रोग्राम के तहत बीए और बीएससी के साथ आईएएस आरएस की कोचिंग शुरू प्रोवाइड की जा रही है प्रिंस एजू हब के तत्वाधान में प्रिंस सिविल सर्विसेज के द्वारा। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड, जिन्होंने अभी 12th कंप्लीट की है, वो 16 अप्रैल को इस एग्जाम में बैठना चाहते हैं, उनको यहाँ पे princescholarseeker.com स्कॉलरशिप टेस्ट में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ये खबर न्यूज में थी क्यों। जैसा कि हमने देखा कि गृह मंत्रालय ने रिसेंटली एक नोटिफिकेशन जारी करके बात कहा था कि इन द प्रोसेस टू सेल एनिमी प्रॉपर्टीज होम मिनिस्ट्री हैज स्टार्टेड। गृह मंत्रालय ने जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है शत्रु संपत्ति को बेचने की, उस प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। ठीक है, और उसके तहत उस शत्रु संपत्ति को जो आइडेंटिफिकेशन किया गया पूरे देश के अंदर, ऐसी 12,611 शत्रु संपत्तियां आइडेंटिफाई की गई हैं गृह मंत्रालय के द्वारा पूरे देश में। ठीक है, जिनको बेचा जाएगा, अगर उनके ऊपर किसी का ऑक्यूपेशन है तो उनको खाली कराया जाएगा शत्रु संपत्ति को और फिर बेचा जाएगा। ठीक है, तो उस पूरे प्रोसेस को गृह मंत्रालय ने शुरू कर दिया है फाइनली। और इन 12,611 जो प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई की गई हैं उनकी कीमत करीब करीब 1 लाख करोड़ के आसपास आती है। 1 लाख करोड़, इट्स अ वेरी बिग अमाउंट दोस्तों। गृह मंत्रालय ने 12,611 के करीब संपत्तियां पूरे देश के अंदर आइडेंटिफाई की गई है जिनको उन्होंने कहा है शत्रु संपत्ति, एनिमी प्रॉपर्टीज। ठीक है, एनिमी प्रॉपर्टीज क्या होता है वो आगे देखते हैं। अभी फिलहाल ये जानने की कोशिश करते हैं कि रिसेंट में न्यूज में क्यों था। 1 लाख करोड़ के पास प्रॉपर्टी है और सबसे ज्यादा जो 12,611 जो प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई की गई है उसमें से सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश के अंदर, मोर देन 5,000 प्लस प्रॉपर्टीज, संपत्तियां उत्तर प्रदेश के अंदर है, देश के अंदर सबसे ज्यादा, जिनको शत्रु संपत्ति के तहत आइडेंटिफाई किया गया है। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल का नंबर, पश्चिम बंगाल, जिसमें 4,000 प्लस शत्रु संपत्तियां हैं। ठीक है, टोटल 12,000 में से करीब करीब 9-9,500 संपत्तियां तो यूपी और बंगाल के अंदर ही है। ठीक है, उसके अलावा भी छोटे छोटे राज्यों में, राजस्थान में है, केरला में, कर्नाटका, पंजाब, उत्तराखंड, इनमें भी शत्रु संपत्ति आइडेंटिफाई की गई हैं, लेकिन मोस्टली इन स्टेट्स के अंदर आती है। ओके, चलिए अब सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि एनिमी प्रॉपर्टीज क्या है। जो शब्द आता है शत्रु संपत्ति, उस शत्रु संपत्ति का क्या मतलब है। संपत्ति तो समझ में आता है कि somebody has a possession of it, लीगल ऑक्यूपेशन, लीगल पोजीशन, तो वो संपत्ति होगी इस व्यक्ति की। ठीक है, लेकिन शत्रु संपत्ति क्या है। तो शत्रु संपत्ति की जो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन जो दी गई है वो है एनी प्रॉपर्टी ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, किसी व्यक्ति के द्वारा या एंटाइटीज जो कंपनीज वगैरह होती है उनके द्वारा, दैट आर कंसीडर्ड एज एनिमी ऑफ द स्टेट। वो व्यक्ति या वो कंपनियां जिनको देश का दुश्मन समझा गया है, ठीक है, जिनको माना गया है कि ये देश के शत्रु हैं, अगर उनकी संपत्ति इस देश में कोई मौजूद है तो उनको शत्रु संपत्ति कहा गया है। ओके, फिर समझते हैं, एनी प्रॉपर्टी ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और एंटाइटीज दैट आर कंसीडर्ड एज एनिमी ऑफ द स्टेट। वो व्यक्ति या एंटाइटीज जिनको देश का शत्रु समझा गया है या माना जाता है, उनकी यदि कोई संपत्ति देश में है तो उसको शत्रु संपत्ति कहा जाता है। ओके, इसमें कौन कौन शामिल होते हैं। जनरली शत्रु भी किसे कहा जाएगा, 2 सिटीजन्स आगे। ठीक है, शत्रु संपत्ति समझ में आ गया, शत्रु किसे कहेंगे हम, वो सिटीजन, उस देश के नागरिक, उस देश की जो नेशनलिटी के कोई व्यक्ति हैं जो भारत के साथ एट वॉर है। यानी कि अगर कोई देश भारत के साथ युद्ध में संलग्न है या कभी रहा है और उस देश के जो नागरिक हैं उनकी संपत्ति यदि भारत के अंदर है तो उसको शत्रु संपत्ति कहा जाएगा। ठीक है, हमारे
जो 70 साल का जो हमारा आज़ादी का इतिहास है, 75 साल का, उसके तहत हमने अभी तक 2 देशों के साथ युद्ध लड़े हैं, ठीक है, पाकिस्तान और चाइना। तो डेफिनेटली हमारी तरफ से जो उस देश का, पाकिस्तान को कोई व्यक्ति है, उसकी संपत्ति भारत में अगर है तो उसको शत्रु संपत्ति घोषित किया जा सकता है। चाइना कोई व्यक्ति, चाइना का सिटीजन जो भारत के अंदर उसकी कोई संपत्ति है तो उसको शत्रु संपत्ति घोषित किया जा सकता है। तो दोज डेफिनेशन इंक्लूड्स citizens of those countries that are at war with India or deemed to be threat to the security of India। या तो वो देश के साथ, उस देश के नागरिक हैं जो भारत के साथ युद्ध में संलग्न है, या उस देश के नागरिक है जो भारत के लिए भारत की सुरक्षा के लिए किसी तरीके से खतरा है, ठीक है, चाहे पाकिस्तान हो, चाइना हो, अगर भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उन लोगों की संपत्ति को भी शत्रु संपत्ति घोषित किया जा सकता है, ठीक है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी। नाउ इस प्रॉपर्टी के अंदर शामिल कौन कौन होती है, ठीक है, कौन कौन सी किस तरह की प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी घोषित किया जा सकता है। इसमें दोनों आती है, मूवेबल और नॉन मूवेबल, ठीक है, यानी कि चल संपत्ति और अचल संपत्ति। संपत्तियां 2 कैटेगरीज में डिवाइड की जा सकती है। चल संपत्ति जिनको मूव किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि पैसा होता है, ज्वेलरी होती है, इसको एक जगह से खरीद के दूसरी जगह बेचा जा सकता है जाके, ठीक है, दे आर मूवेबल। एक होती है नॉन मूवेबल अचल संपत्ति, जैसे कि जमीन है, जमीन को एक जगह से उठा के दूसरी जगह नहीं ले जा सकता, तो वो अचल संपत्ति कहलाएगी। बिल्डिंग्स को एक जगह से उठा के नहीं ले जा सकता दूसरी जगह, तो दिस इज अचल संपत्ति, नॉन मूवेबल एसेट्स। तो एनएमबी प्रॉपर्टी के अंदर बोथ इंक्लूड होते हैं, मूवेबल भी होते हैं, नॉन मूवेबल भी होते हैं। इसके अंतर्गत रियल एस्टेट, ठीक है, जो हमसे जमीन संबंधी चीजें हैं, बिल्डिंग्स, लैंड्स, बैंक अकाउंट, शेयर, ज्वेलरी एटसेट्रा। तो जितनी भी उसकी संपत्ति वहां यहाँ रह गई है, कैश रह गया, उसका सोना या उसके कोई ज्वेलरी वगैरह रह गई है, जमीन रह गई है, बिल्डिंग रह गई है, हवेली रह गई, घर रह गया, जो भी आप कह लो इस कैटेगरी के अंदर, वो सारी इसके अंदर इंक्लूड होती है, ओके। तो ये हमारी शत्रु संपत्ति की डेफिनेशन हो गई, एनिमी प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है कि कोई प्रॉपर्टी जो उस नेशनल के द्वारा ओन की जाती है, ऑनर ऑफ दोज पीपल हु आर कंसिडर्ड टू बी द एनिमी ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिविजुअल्स हो या एंटाइटीज हो। चलिए नेक्स्ट है बैकग्राउंड। आखिर शत्रु संपत्ति का कॉन्सेप्ट कहां से आया, क्यों हम शत्रु संपत्ति के ऊपर सरकार सीज कर लेती है और उसको बेचने वाली की नौबत आ जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो उसका रीजन हिस्ट्री में जाके हम देख सकते हैं। अक्सर होता यह है कि जब भी 2 देश एक दूसरे के साथ युद्ध में संलग्न होते हैं, ठीक है, तो वो नॉर्मली एक दूसरे की संपत्ति जो उनके देश में है उसको सीज कर लेते हैं, ठीक है, इट इज ए ट्रेडिशनल प्रैक्टिस होता है ये। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो शत्रु देश है और उसकी संपत्ति जो उस देश के अंदर, उसका उपयोग ना किया जा सके उस देश के खिलाफ, ठीक है। ऐसा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम ने किया था, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन और अमेरिका ने, इन दोनों देशों ने, जब जर्मनी के साथ युद्ध हुआ था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर, तो जर्मनी की जो भी प्रॉपर्टीज हुआ करती थी अमेरिका में और यूके के अंदर, तो इन दोनों देशों ने उस प्रॉपर्टीज को जब्त कर लिया था, सीज कर लिया था। इसका उद्देश्य यह था कि कहीं जर्मनी, जो अमेरिका में और यूके में जो प्रॉपर्टीज जर्मन सिटीजन की है या जर्मनी की है, उनका उपयोग अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ ना करने लग जाए जर्मनी। तो उस चीज को ध्यान में रखते उपयोग कई तरीके से किया जा सकता है, इंटेलिजेंस एजेंट्स को रखने में किया जा सकता है, हथियारों के संग्रहण में किया जा सकता है, ठीक है, कुछ भी इस देश के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए उस प्रॉपर्टी का उपयोग किया जा सकता है, उस प्रॉपर्टी को बेच के पैसा कमाया जा सकता है, कुछ भी उपयोग किया जा सकता है, ठीक है, उस देश के खिलाफ। तो उद्देश्य एनिमी प्रॉपर्टीज के कॉन्सेप्ट के पीछे यह था कि जब भी ऐसा कोई युद्ध हो किसी देश के साथ, तो उस देश की संपत्ति अगर इस देश में मौजूद है जिसके साथ युद्ध हो रहा है, तो उसकी संपत्ति को सीज कर लिया जाए। अक्सर दोनों देश ऐसा ही करते हैं, ठीक है। यही भारत पाकिस्तान के साथ भी हुआ था, भारत चाइना के साथ भी हुआ था। तो मूलतः भारत जितनी शत्रु संपत्ति हमें प्राप्त हुई है 12,611, उसमें से चाइना की ऑलमोस्ट 120 के आसपास है, अधिकतर पाकिस्तान की शत्रु संपत्तियां हैं। तो भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था 1965 और 1971 के अंदर, ठीक है, तो भारत में भी शत्रु संपत्ति का कॉन्सेप्ट, वैसे तो 3 युद्ध लड़े हमने पाकिस्तान के साथ, 1947-48 में भी जब देश आजाद हुआ था तब भी कश्मीर के अंदर युद्ध हुआ था छोटा सा, और 1965 में हुआ, 1971 में हुआ, 1999 करगिल वॉर में भी हुआ है, ठीक है। तो मुख्यतः हम 1965-71 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जब 1965-71 का युद्ध हुआ तो इस देश से बहुत से ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान की तरफ माइग्रेट कर गए, ठीक है। होता है इस देश में बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जिनकी सिंपैथी पाकिस्तान के साथ होती है, सहानुभूति पाकिस्तान के साथ होती है, ठीक है। ये दोनों देशों में होता है, पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी सिंपैथी भारत के साथ होगी, सहानुभूति भारत के साथ होगी, ठीक है। इसी तरह भारत के अंदर भी कई ऐसे लोग रहते हैं जो जिनकी सिंपैथी सहानुभूति पाकिस्तान के साथ होगी। और जब युद्ध जैसा कोई समय आ जाता है तब वफादारी बिल्कुल क्लियर कट हो जाती है, ठीक है। तब जो पाकिस्तान सिंपैथी रखते हैं नॉर्मली पाकिस्तान की तरफ मूव कर जाते हैं, ठीक है।
तो सिचुएशन यही हुई 1965 और 71 का जब युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो बहुत से लोग भारत से पाकिस्तान की तरफ माइग्रेट कर गए, ठीक है, और पाकिस्तान की नागरिकता उन्होंने ले ली। अब वो व्यक्ति तो माइग्रेट कर गए, अपने साथ जितनी चीजें ले जा सकते थे, वो छोटे मोटे कैश ज्वेलरी वगैरह, वो तो हो सकता है ले गए होंगे, लेकिन जमीन तो कैसे ले जाते, ठीक है, बिल्डिंग्स कैसे ले जाते, हवेलियां जो उनकी यहाँ बनी हुई थी वो कैसे ले जाते, घर कैसे ले जाते। तो इस सिचुएशन के अंदर जो उनकी घर और हवेलियां थी वो यहीं रह गई, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, जो लोग पाकिस्तान की तरफ माइग्रेट कर गए थे उन लोगों की संपत्ति को सीज कर लिया, ठीक है। 1965 और 71 के युद्ध के परिणाम स्वरूप जो लोग पाकिस्तान की तरफ माइग्रेट कर गए थे उनकी संपत्तियों को सीज कर लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ऐसा ही 1962 में जब चाइना के साथ वॉर हुआ था, इंडो चाइना वॉर, उन्हीं लोगों के साथ किया गया जो चाइना मूव कर गए थे। गेटिंग द पॉइंट। 1965 75 71 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ, तो जिन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता ले ली उनकी संपत्तियों को भी सीज कर लिया गया। 1962 के युद्ध में जब चाइना के साथ युद्ध हुआ तो जो संपत्ति चाइनीज नेशनल्स की थी वो भी भारत में सीज कर ली गई। चलिए, सब्सिक्वेंटली अब ये प्रॉपर्टीज डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत एक्वायर की गई थी, उनको सीज किया गया था। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1968 में एक कानून पारित किया जिस कानून कहते हैं एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, शत्रु संपत्ति अधिनियम। और इस अधिनियम को पारित करके एक बॉडी है कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया, CEPI, ठीक है, कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया। इस संस्था को वो जितनी भी प्रॉपर्टी सीज की गई थी भारत सरकार के द्वारा इस संस्था के कस्टडी में रख दी गई। यानी कि इस संस्था को, इस ऑफिस को, इस इंस्टीट्यूशन को यह अधिकार दे दिया गया कि वो इस प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करना है, मैनेज करना है, सेल करना है, ठीक है, जैसे भी इसका मैनेज का मेंटेनेंस करना है, जो भी करना है, अंडर होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। 1968 के अंदर एक एक्ट पारित हुआ था, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, जिसके तहत जितनी भी प्रॉपर्टी सीज की गई थी 1962, 65 और 71 के वॉर 65 के वॉर के बाद वो CIP के अंतर्गत रख दी गई, और 71 में जब वॉर हुआ वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर दी गई। तो ये प्रॉपर्टी वेस्टेड दीज प्रॉपर्टीज विद इन द कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया, ठीक है। अब यही जो संस्था है यही मैनेज करती है एनिमी प्रॉपर्टीज को। अब एनिमी प्रॉपर्टी के संबंध में एक छोटी जानकारी यह है कि 1965 के अंदर जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और एक दूसरे की संपत्तियों को सीज कर लिया गया था, पाकिस्तान ने भारत के जो नागरिक थे उनकी संपत्ति को पाकिस्तान में सीज कर लिया, भारत ने पाकिस्तान के जो नागरिक थे उनकी संपत्ति को भारत में सीज कर लिया, ठीक है। दोनों देशों ने ऐसा किया था। अब 1966 में आपको ध्यान होगा 1965 का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध के बाद में एक समझौता हुआ था, इसके अंदर ताशकंद समझौता, जो हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री हमारे उसमें प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने किया था। तो ताशकंद डिक्लेरेशन के तहत, सोवियत यूनियन की मदद से डिक्लेरेशन हुआ था, तो ताशकंद डिक्लेरेशन के तहत भारत और पाकिस्तान ने ये एग्रीमेंट हुआ था दोनों के बीच में कि हम दोनों जो एक दूसरे की शत्रु संपत्ति है उसके रिटर्न के लिए डिस्कशन करेंगे, ठीक है। यानी कि जो संपत्तियां एक दूसरे ने दूसरे देश की जब्त की है, भारत ने पाकिस्तान की संपत्ति जब्त की है या पाकिस्तान ने भारत की संपत्ति जब्त की है, दोनों एक दूसरे को लौटा देंगे, ठीक है। 1965 का युद्ध समाप्त हो चुका था, समझौता हो चुका था 1966 में ताशकंद में, तो उसी समझौते के तहत घोषणा की गई थी। लेकिन पाकिस्तान ने अपने हिस्से का जो उसका एग्रीमेंट था, कमिटमेंट था, उसको पूरा नहीं किया और 1971 में उसने अपनी सारी संपत्ति सोल्ड कर सेल कर दी। ठीक है, 1971 के युद्ध में 1971 के अंदर पाकिस्तान ने जो संपत्ति भारत की जब्त की गई थी पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर, उस संपत्ति को पाकिस्तान ने सेल कर दिया, बिल्कुल डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो अब भारत के ऊपर भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं था पाकिस्तान की संपत्ति को रिटर्न करने का। तो अब भारत ने क्या किया, उस सारी संपत्ति को मैनेज करने के लिए जो CEP थी उसको सारे अधिकार दे दिए कि आप इस संपत्ति को मैनेज कीजिए। और काफी लंबा प्रोसेस चला था, संपत्तियों को बेचने की कई बार कोशिश की गई थी, लेकिन कई बार मामला न्यायालय में चल जाता था और उसके तहत चीजें नहीं हो पाती थी, बेच नहीं पाई गवर्नमेंट। इन सब चीजों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट केस आता है केस ऑफ राजा महमूदाबाद। एक्चुअली जो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट जो बनाया गया था, उस एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में जो जिसकी संपत्ति होती थी एनिमीज की, उनको भी कुछ राइट्स दिए गए थे, कुछ अधिकार दिए गए थे, लेकिन वो अधिकार बहुत ही अस्पष्ट से थे, ठीक है, बिल्कुल अनक्लियर वेग से थे।
जिनका बिल्कुल क्लियर कट नहीं कह सकते कि हाँ ये अधिकार उस व्यक्ति को दिया गया है, बहुत ही अस्पष्ट भाषा में अधिकार लिखे हुए थे। तो अक्सर जब अस्पष्टता होती है तो मामले कहां चले जाते हैं? न्यायालय के अंदर। ठीक है, तो इन शत्रु संपत्तियों के इनहेरिटेंस से लेके, और सबसे बड़ा डिस्प्यूट होता था इनहेरिटेंस, क्योंकि मान लीजिए कोई व्यक्ति पाकिस्तान का नागरिक है, ठीक है, और वो मर जाता है, तो उसके बाद उसका जो उत्तराधिकारी होगा उसको संपत्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इससे संबंधित जो डिस्प्यूट्स होते थे वो न्यायालय में चले जाते थे। उन्हीं डिस्प्यूट्स के अंदर सबसे फेमस, सबसे इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट आता है केस ऑफ राजा महमूदाबाद। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहानी क्या है आखिर? एनिमी प्रॉपर्टीज एक्ट के अंदर, प्रेजेंट के अंदर, एक 2017 में संशोधन किया गया था, किसको आधार बना के संशोधन किया गया था, उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेने की हम कोशिश करते हैं। तो राजा महमूदाबाद की कहानी जो थी वो 1947 से शुरू होती है। महमूदाबाद एक रियासत है यूपी के अंदर, प्रेजेंट डे जो उत्तर प्रदेश है उसके अंदर एक रियासत हुआ करती थी महमूदाबाद, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट शायद उसके अंदर पड़ती है। तो उसके नवाब हुआ करते थे आमिर अहमद खान। ठीक है, 1947 के अंदर आमिर अहमद खान ये सीतापुर रियासत के राजा हुआ करते थे। ठीक है, तो 1947 के अंदर ये पाकिस्तान मूव कर गए। सबसे पहले ये इराक गए, जब देश का बंटवारा हुआ तो देश के बंटवारे के समय ये इराक शिफ्ट हो गया आमिर अहमद खान। ठीक है, और 1957 के अंदर ये पाकिस्तान चले गए। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो आमिर अहमद खान जो महमूदाबाद के नवाब थे वो सबसे पहले इराक गए और 1957 में कहां चले गए? पाकिस्तान चले गए और वहां की नागरिकता ले ली। ठीक है, लेकिन इनके जो बेटे थे मोहम्मद आमिर मोहम्मद खान, इन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता नहीं ली। इनकी बीवी और इनके बेटे ने पाकिस्तान की नागरिकता नहीं ली, ये भारत के नागरिक बने रहे। ठीक है, तो अब शत्रु संपत्ति जो अधिनियम था उसके तहत यदि कोई पाकिस्तान का नागरिक है, ठीक है, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, और उसकी संपत्ति भारत में है, तो उसको क्या कर लिया जाएगा? भारत सरकार के द्वारा सीज कर लिया जाएगा। वही भारत सरकार ने किया 1965 में, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो इनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। आमिर अहमद जो खान है उनकी सारी संपत्ति 1965 के युद्ध के बाद जब्त कर ली गई, क्योंकि ये पाकिस्तान के नागरिक थे। ठीक है, इनके बेटे ने पाकिस्तानी नागरिकता ग्रहण नहीं की थी। अब 1973 में इनकी डेथ हो जाती है, डेथ 1973 के अंदर। अब सवाल खड़ा होता है कि इनकी जो भी प्रॉपर्टी भारत के अंदर थी, जिसकी एस्टिमेटेड जो वैल्यू है वो करीब करीब 420-30 करोड़ के आसपास है। ठीक है, मोर देन 420 करोड़, 420 करोड़ के आसपास उसकी प्रेजेंट डे वैल्यूएशन है। तो उनकी उस संपत्ति का क्या किया जाएगा? ठीक है, क्योंकि वो पाकिस्तान के नागरिक हैं। जब तक वो पाकिस्तान के नागरिक थे तब तक तो कस्टोडियन ऑफ जो एनिमी प्रॉपर्टी का जो इंडिया में सीईपीआई बनी थी उसके पास वो संपत्ति थी। लेकिन अब जब उनकी डेथ होगी तो संपत्ति जाएगी किसके पास? सीईपी के पास बनी रहेगी, कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया के पास, या उनके जो लीगल आयर्स हैं, उत्तराधिकारी हैं, मोहम्मद आमिर मोहम्मद खान, जो कि भारत के नागरिक है, संपत्ति इनके पास आएगी। तो दोनों में चीजों में कंफ्यूजन था कि वो सीईपी के पास बनी रहेगी या उत्तराधिकारी के पास आएगी, क्योंकि जो पाकिस्तान के नागरिक उनकी डेथ हो चुकी है। तो इस संबंध में फिर 1974 के अंदर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दाखिल की, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की, न्यायपालिका में। he did not go to सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। सुप्रीम कोर्ट के पास फैसला बहुत बाद में आया था, पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में इन्होंने याचिका दाखिल की थी। तो 1974 में ये न्यायपालिका के शरण में गए और अल्टीमेटली जब बॉम्बे हाईकोर्ट का डिसीजन आया उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में अपील की भारत सरकार ने, और 2005 में करीब करीब 40 साल के बाद एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, और फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किसके फेवर में दिया? इनके फेवर, कि जितनी भी संपत्ति जो आमिर अहमद खान की थी तो सीईपी है उसके पास नहीं जाएगी, संपत्ति किसको मिलेगी? मोहम्मद आमिर मोहम्मद खान को। ही इज द राइटफुल ऑनर। ठीक है, ये सही मालिक है उस संपत्ति के। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया 2005 के द्वारा, 2005 में। अब समस्या ऐसी ये हो गई कि अगर भारत सरकार के सामने एक समस्या ये खड़ी हो गई कि अगर भारत सरकार इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानती है तो जितनी भी शत्रु संपत्तियां भारत में उपस्थित थी, जिनकी वैल्यू हमने देख लिया कि 1 लाख करोड़ के आसपास है, तो हो सकता है भारत सरकार को उस 1 लाख करोड़ से हाथ धोना पड़ता। ठीक है, ऑब्वियसली इट इज इंपॉर्टेंट अमाउंट, इट इज अ बिग अमाउंट। और इस केस को यदि मान लिया जाता है, भारत सरकार इस केस को मान लेती है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, तो एक पेंडोरास बॉक्स ओपन हो जाएगा। जितने भी देश के अंदर
जो जिनकी शत्रु संपत्ति के संबंध में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, विवाद चल रहा है, ठीक है, वो सारे विवाद कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में फिर मामला सरकार के खिलाफ आएगा, उन लोगों के फेवर में आएगा और 1 लाख करोड़ की जो गवर्नमेंट की वैल्यूएशन थी, गवर्नमेंट को उस संपत्ति से हाथ धोना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 2010 में 2010 एक ऑर्डिनेंस पारित किया, अध्यादेश। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता तब राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। लेकिन इस अध्यादेश को जैसे संसद का सत्र शुरू होता है उसके 6 सप्ताह के भीतर संसद में कानून में परिवर्तित करना जरूरी होता है। तो ऐसा 2010 में एक अध्यादेश पारित किया गया जिसका उद्देश्य यह था कि सारी संपत्ति को जो लीगल आयर्स है उनको ना दिया जाए और सीईपीई के पास रखा जाए, ठीक है। लेकिन यह अध्यादेश हो गया लैप्स, ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट द्वारा इसको पास नहीं किया जा सका। फाइनली दिस इज द लास्ट स्टेज। 2017 के अंदर, 2016 में एक अध्यादेश पारित हुआ था और 2017 के अंदर एक अमेंडमेंट एक्ट, एक संशोधन अधिनियम पारित किया गया जिसके तहत एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत एक संशोधन किया गया, ठीक है, शत्रु संपत्ति अधिनियम में एक संशोधन किया गया। वो संशोधन प्रेजेंट डे के अंदर लागू है, जिससे सारी संपत्ति जो सीईपी के पास वो चली जाती है। अब उस 2017 के अमेंडमेंट में क्या था उसके प्रावधान हम देखेंगे। तो पूरी चीज में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज निकल के आएगी वो 2017 का अमेंडमेंट है जो प्रेजेंट डे के अंदर एप्लीकेबल है, और जिस अमेंडमेंट या जिस कानून के तहत गृह मंत्रालय प्रेजेंट के अंदर जो शत्रु संपत्तियां उनको डिस्पोज ऑफ कर रहा है, उनको सेल कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इस कानून के तहत उस गृह मंत्रालय को यह अधिकार मिल जाता है, ठीक है। तो 2017 का वो अमेंडमेंट क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। एनिमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एक्ट 2017, ठीक है। दिस इज द एरिया फ्रॉम वेयर द यूपीएससी में आस्क क्वेश्चंस, यहां से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो सीपी, कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया, शैल बी द ऑनर ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम 1968। यानी कि ये प्रॉपर्टी का जो मैटर है वो सिविल मैटर्स होते हैं, क्रिमिनल मैटर तो है नहीं, और सिविल मैटर्स के अंदर कोई भी कानून रेट्रोस्पेक्टिवली पारित किया जा सकता है, क्रिमिनल मैटर्स में नहीं किया जा सकता। आपराधिक जो कानून होते हैं वो पिछली तारीख से लागू नहीं हो सकते, लेकिन सिविल कानून, दीवानी कानून, प्रॉपर्टी, तलाक, शादी, जो दीवानी इश्यूज होते हैं, सिविल इश्यूज, इनमें जो कानून होते हैं वो पिछली डेट से लागू किया जा सकते हैं, पीछे की तारीख से लागू जाके किए जा सकते हैं, ठीक है। और यही गवर्नमेंट ने किया, क्योंकि प्रॉपर्टी का मैटर था तो पिछली तारीख से जाके लागू किया जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, 1968 से सीपी को जितनी भी एमिनेंट प्रॉपर्टी है उनका जो ऑनर है वो माना जाएगा, यानी कि उनका जो मालिक माना जाएगा, जितनी भी देश के अंदर शत्रु संपत्ति है वो किसको माना जाएगा, सीईपीआई को, ठीक है। कब से, 1968 से। इसका मतलब 2005 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसको क्या कर दिया गया, निगेट कर दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो सीईपी है वो सिर्फ कस्टोडियन है, एक ट्रस्टी है, असली मालिक कौन होगा, जो उत्तराधिकारी है वो, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को निगेट कर दिया, कहा कि 1968 से लेके आज तक, ठीक है, जितनी भी एनिमी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई की गई है उनका सही ऑनर कौन माना जाएगा, सीईपीआई, ठीक है। सेकंड, इट वॉइड्स द लीगल सेल्स ऑफ द एनिमी प्रॉपर्टी सिंस 1968। जितनी भी 1968 से यदि किसी ने एनिमी प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश की है, ठीक है, या बेचा है सक्सेसफुली, बेचने की कोशिश की है या बेचा है सक्सेसफुली, तो उस ट्रांजैक्शन को इलीगल घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 2005 में जिसके तहत जो भी एनिमी प्रॉपर्टी के जो भी अधिकार थे उत्तराधिकारी को दे दिए गए। अब यदि मुझे वो अधिकार मिल गया, मान लीजिए मेरे जैसे कोई व्यक्ति है जिसके पिता पाकिस्तानी नेशनल थे और कोई व्यक्ति प्रेजेंट के अंदर भारत का नागरिक है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उसको वो अधिकार मिल गया कि वो संपत्ति सारी उसके पास आ गई। अब वो संपत्ति को बेच देता है, उसका कोई उपयोग करता है, किराए पर दे देता है, जो भी करता है, ठीक है, तो वो सारे ट्रांजेक्शन क्या होंगे, फेल माने जाएंगे। वो बेच नहीं सकता उस प्रॉपर्टी को, सारी संपत्ति वापस किसके पास आ जाएगी, सीईपी के पास, ठीक है। मैंने किसी को बेची भी है तो उस ट्रांजेक्शन को वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है, वो जो ट्रांजेक्शन होगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो क्या है, इट वॉइड्स द लीगल सेल्स ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी सिंस 1968। 1968 से जितनी भी लीगल सेल हुई है ऑफिशियली, जिसको आइडेंटिफाई बाद में किया गया लेकिन पहले सेल हो गई, ठीक है, उसको भी कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जो भी सेल हुई 1968 से लेके आज तक, जब एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट पारित हुआ था 1968 में लेके प्रेजेंट डे तक, 2017 में तक जितनी भी हुई उसको कैंसिल कर दिया। इट प्रोहिबिट्स द इंडियन सिटीजंस हु आर लीगल आयर्स, जो भारतीय नागरिक हैं, ठीक है, लेकिन उनके पिता क्या थे, शत्रु देश के नागरिक थे, चाहे पाकिस्तान हो या चाइना हो, तो उनको लीगल आयर्स जो हैं उनको भी एनिमी की कैटेगरी में शामिल कर दिया गया और उनको भी संपत्ति अब नहीं मिलेगी,
ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का 2005 का जजमेंट यही था कि जो संपत्ति है वो रीगल आयर्स को दे दी जाए, उत्तराधिकार को दे दी जाए। लेकिन जो 2017 का अमेंडमेंट था वो क्या था कि नहीं, जो प्रोहिबिट्स इंडियन सिटीजन, जो प्रेजेंट डे के अंदर भारत के नागरिक हैं लेकिन उनके पिता एनिमी जो कंट्री है उसके नागरिक रहे होंगे, लेकिन उनके बच्चे भारत के नागरिक हैं, उनको भी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। ठीक है, वो प्रॉपर्टी अब सीईपी के पास, सीपीआई के पास ही रहेगी, वो अब लीगल आयर्स के पास भी नहीं जाएगी। इट प्रोहिबिट्स द सिविल कोर्ट्स फ्रॉम हियरिंग डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द एनिमी प्रॉपर्टी। शत्रु संपत्ति से संबंधित जितने भी डिस्प्यूट्स है, विवाद है, ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं, सिविल मैटर्स होते हैं, और सिविल कोर्ट्स को, इनका दीवानी जो अदालतें होती है, इनको अधिकार होता है इन मामलों में सुनवाई करने का। लेकिन 2017 के अमेंडमेंट के तहत क्या कर दिया गया, सिविल कोर्ट्स को कैंसिल कर दिया गया। सिविल कोर्ट्स को अब अधिकार नहीं है इन मामलों में सुनवाई करने का। ठीक है, इन मामलों में सुनवाई करने का अधिकार अब किसके पास रहेगा? ओनली सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ही सुनवाई करेंगी इसके मामले में। जो लोकल कोर्ट्स होती हैं सिविल मामलों की, वो सुनवाई नहीं करेगी। ठीक है, तो दिस इज द एंटायर एनिमी प्रॉपर्टी। आई होप यू नाउ हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीज और शत्रु संपत्ति की, अब आपको थोड़ी ज्यादा अच्छे समझ है। फिर वापस को रिवाइंड कर लेते हैं एक बार, और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत जो प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई की गई है, टोटल 12,611, उनमें सबसे ज्यादा संपत्तियां कहाँ है? यूपी के अंदर है, उसके बाद वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, ये चीजें आने की सबसे ज्यादा शत्रु संपत्ति किस राज्य के अंदर आइडेंटिफाई की गई है? उत्तर प्रदेश में आइडेंटिफाई की गई है। ओके, एनिमी की डेफिनेशन आप समझ रहे हैं, एनी प्रॉपर्टी ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और एंटाइटीज दैट आर कंसीडर्ड एज एनिमी ऑफ द स्टेट। ठीक है, जो राज्य के दुश्मन समझे जा रहे हैं, व्यक्ति हो या एंटाइटीज, उनको एनिमी कहा जाएगा। इसके अंदर मूवेबल, नॉन मूवेबल दोनों एसेट्स आते हैं, याद रखिएगा, मूवेबल एंड नॉन मूवेबल, ऑल बोथ द एसेट्स, चल अचल संपत्ति दोनों आएंगी एनिमी प्रॉपर्टीज के अंदर। बैकग्राउंड के अंदर किस वॉर के बाद, 1965 का जो भारत पाकिस्तान का वॉर हुआ था, उसके बाद 1968 के अंदर एनिमी प्रॉपर्टीज एक्ट का जो ईयर है वो 1968 है। ठीक है, और कौन सी बॉडी के तहत, किस संस्था के अंदर सारी संपत्ति को वेस्ट किया गया, अधिकार किसको दिए गए सारे? कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया, सीईपीआई। ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन कि यहां पे याद रखिएगा, यूपीएससी सवाल पूछता है कि जो संपत्ति के, शत्रु संपत्ति को मैनेज करने के अधिकार किसके पास है? तो कस्टोडियन फॉर एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया। चलिए, केस ऑफ राजा महमूदाबाद जो है, ये ताशकंद जो आपके जानकारी के लिए था। केस ऑफ राजा महमूदाबाद भी यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो सिर्फ आपकी एक नॉलेज के लिए कि बैकग्राउंड क्या था, किस आधार पे या किस पृष्ठभूमि के अंदर 2017 का अमेंडमेंट को पास किया गया था। फाइनली जो चीज इंपॉर्टेंट आती है वो 2017 का अमेंडमेंट है। ठीक है, कि 2017 का जो अमेंडमेंट है उसके तहत कौन कौन से संशोधन किए गए हैं शत्रु संपत्ति के अंदर। तो उसमें सबसे पहला संशोधन यही था कि सीईपी शैल बी द ओनर ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी सिंस 1968। ठीक है, और जितने भी ट्रांजेक्शन 68 के बाद हुए उस ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर दिया गया। भारतीय नागरिक, उनके पिता चाहे पाकिस्तान के हों, चाइना के हों, लेकिन वो व्यक्ति प्रेजेंट डे में भारत का नागरिक है, उसको भी उसका उत्तराधिकारी, उसकी संपत्ति नहीं मिलेगी। ठीक है, एनिमी की, क्योंकि अब एक तरीके से उनको भी एनिमी डेफिनेशन के अंदर शामिल कर दिया गया जो प्रेजेंट डे में भारत के नागरिक है। और इट प्रोहिबिट सिविल कोर्ट्स। ये सवाल आ सकता है कि इनकी सुनवाई, जो 2017 का अमेंडमेंट है उससे संबंधित सवाल पूछा जा सकता है यूपीएससी द्वारा कि एनिमी प्रॉपर्टीज एक्ट के तहत जो एनिमी प्रॉपर्टी संबंधी जो विवाद है उनकी सुनवाई सिविल कोर्ट्स कर सकती है। तो नो, सिविल कोर्ट्स नहीं कर सकती। कौन कर सकता है? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ओनली। ओके, तो ये आपका एनिमी प्रॉपर्टी संबंधित पूरा मैटर था। चलिए, आई होप you got a better understanding of the topic, and thank you very much.